इस प्रिंसिपल का यूज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी हमारा मान लो अभी यहाँ जैसे हम हीट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किस तरीके से रॉड ली, नॉन यूनिफॉर्म रॉड ली। मीन्स एक तो रॉड ये लिया, कहा इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, और दूसरी रॉड को मैंने यहाँ पे टच कर दिया और मटेरियल डिफरेंट कर दिया इसका। ये मान लो तुम्हारा स्टील है, हमने कहा ये स्टील की रॉड है, और इसके साथ मैंने एक दूसरी रॉड को यहाँ पे जोड़ दिया ये, और कहा इस रॉड का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। आपने मान लिया कॉपर है, हमने माना इसका जो मटेरियल है वो है कॉपर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए डैश, और इसकी जो लेंथ है वो एल डैश। और अगर इस तरीके के नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम को हम हीट देते हैं, या फिर इसको हम हीट रिजर्वायर से जोड़ते हैं, हमने कहा यहाँ पे एक हीट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हाई है, हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, इसे मैंने कह दिया हॉट एंड, और इस साइड इसका जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से इससे कम लिया, ठीक है ना, इसे मैंने कह दिया कोल्ड एंड, 0 डिग्री ले लेते हैं, कोल्ड एंड। तो इस तरीके के सिस्टम में जो हमें dq बाई dt की वैल्यू मिली, क्या मिली, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड की वैल्यू हमें मिली है के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल। क्या यहाँ से सोचना समझना, स्टील के लिए जो dq बाई dt की वैल्यू होगी, स्टील के लिए जो होगी, और जो dq बाई dt वैल्यू आपके कॉपर के लिए होगी, क्या इनकी वैल्यू सेम आएगी? नो नो सर। सर, वैल्यू से नहीं है। नहीं आएगी। क्यों सेम नहीं आएगी? सर क्योंकि दोनों के थर्मल कंडक्टिविटी डिफर स्टील करेंगे। सब कुछ थर्मल डिफर है भाई, कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी, सब कुछ स्टील की। डिफर है भाई, उसकी लेंथ भी डिफर है, एरिया भी डिफर है, और मटेरियल तो भाई डिफरेंट है ही। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन लगातार हमने इनिशियली बात की, इनिशियली ये दोनों सेम नहीं है। जब इसके ऊपर हमने सिस्टम के ऊपर भी एक इंसुलेटिंग लेयर लगा रखी है कि कोई भी हीट हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफर ना कर सके, तब की बात कर रहा हूँ। अगर ये हमारे हीट मीडियम में या फिर सराउंडिंग में हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर ना कर पाए, उस केस में शुरुआत में तो टेम्परेचर इसका 100 डिग्री, इसका 0 डिग्री, तो होगा क्या, इनिशियली टेम्परेचर यहाँ पे सेट हो गया एक इंड का 100 डिग्री सेल्सियस, और एक इंड का टेम्परेचर था, हमने कहा ये 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आगे के मॉलिक्यूल पाते रहेंगे, पाते रहेंगे, पाते रहेंगे। एक टाइम के बाद ये सारे मॉलिक्यूल जिनसे मिलके ये मटेरियल बना है, ये अपने आप को एक डेफिनेट टेम्परेचर पे रख लेंगे, उसके बाद वो अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन कर देंगे। उसकी जो वैल्यू होगी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसकी वैल्यू होगी टी एच माइनस टी सी अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा। हाँ या ना, बताओ। यस सर। अब हमने क्या किया, हमने इसके स्केल को थोड़ा सा डाउन किया, हमने एक स्केल ये बनाई, फिर हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा और हाई कर दिया, हमने एक दूसरी स्केल ये बनाई,
अलग अलग मटेरियल के लिए, इसलिए मैं कलर डिफरेंट कर दिया। अब इन सारे टेम्परेचर पे, एक ये भी टेम्परेचर है, एक ये भी टेम्परेचर है, इन सारे टेम्परेचर के बिहाफ पे हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा हीट का फ्लो किस बॉडी में हो रहा है, किस कलर में हो रहा है? रेड लाइन में। रेड लाइन में। उसके बाद, येलो। उसके बाद ग्रीन। ग्रीन। मतलब कि जब हमारा ये सिस्टम इस स्टेट में आ गया, उसने एक टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट कर दिया, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आएंगे? नो सर। नहीं आएंगे। नो क्यों? सर। क्योंकि ये जो हीट है ये ट्रांसफर नहीं होगी। एक बार ये सेट हो गया, एक बार ये सेट हो गया, अब इसके बाद नहीं होगा। इस स्टेट को कहते हैं स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट में हमेशा इसकी वैल्यू इक्वल होती है। dq by dt for steel is always equal to dq by dt for copper। इसे कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं, ये प्रिंसिपल भी हमेशा फ्लो के लिए काम करता है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर, ऑफ, हाँ। सर ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अचीव होगा जिस पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, या हम किसी भी टेम्परेचर पे अचीव कर सकते हैं स्टेट? नहीं, ये एक डेफिनेट वैल्यू पे ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था कि एक सोल्यूशन लिया हमने और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री, इनिशियली हमने यहाँ से थर्मामीटर को निकाला, इनिशियली इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री। अब हमने इसमें कोई एक मटेरियल डिप किया और स्टिर किया, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर, इसे हम क्या कहेंगे? ये किस स्टेज पे इसका टेम्परेचर है? ये स्टडी स्टेट की बात है। स्टडी स्टेट पे इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और ये कुछ देर तक मेंटेन रहेगा। और तुमको मैं एक और बात बताता हूँ, आप लोग चाय पीते हो, ये कभी फील किया कि चाय जब गर्मा गर्म मिलती है हमें, तो एक टेम्परेचर तक बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर आने में काफी टाइम लगता है। यस सर, वो हाँ होता है ऐसा। होता है ऐसा। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर को कहते हैं स्टडी स्टेट। मतलब अब ये क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्टडी है, रुक गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लो का रेट होगा वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जब वो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट अपने टर्मिनल के क्रॉस सेट कर लेगा, अगर इसका टेम्परेचर TH है और इसका टेम्परेचर TC है। ठीक है? सर, हाँ सो जैसे यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसका स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर है, उसके हाँ बाद वो चेंज थोड़ी देर के लिए नहीं करेगा। हाँ, तो मतलब ये 50 की जगह 70 भी हो सकता है, 90 भी बिल्कुल हो सकता है, कोई भी बिल्कुल। हो सकता है हाँ ना हाँ। सर। और दूसरा ये कि जैसे अभी स्टेडी स्टेट जब dq/dt स्टील और कॉपर का सेम हो जाए, तो हम्म, क्या इसको, इस स्टेडी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर। एक्चुअली देखो अब क्या है, अब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम कहेंगे जो रेट ऑफ फ्लो है ना हीट का, चाहे यहाँ पे हम स्टील की बात कर रहे हैं या इस एंड से कॉपर की बात कर रहे हैं, दोनों में इसका रेट कैसा कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। और ये किस प्रिंसिपल से आया है? इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि अब ये कंटिन्यूअसली हीट को फ्लो करता रहेगा। ठीक है? अब हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहां पे किसका है? फ्लो ऑफ हीट। अभी क्लास 10th में आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज, पढ़ा था ना?
यस सर। अब फ्लो ऑफ चार्ज में जो ड्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से ये चार्ज मूव कर रहा था वो क्या था? सर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टर्मिनल एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल। हाँ, यस सर। ये था आपका टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या था? टर्मिनल पोटेंशियल ये था कि अगर हमने एक ये वायर लिया और इस वायर के एक एंड पे हमने 50 वोल्ट अप्लाई किया और एक पे +50 ले लिया और एक पे -50 अप्लाई किया, तो हमेशा करंट इधर से इधर की ओर फ्लो करेगी, चार्ज इधर से इधर मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। यही था ना? यस सर। अब अगर दोनों को मैं सेम कर देता तो क्या ये फ्लो होता? नो नो सर। नहीं सर। होता। अब यहाँ भी बिल्कुल सेम कुछ नहीं हो रहा। देखो ये जो TH और TC है इन दोनों को सेम कर दो। अगर TH और TC को आप सेम कर देते हो तो क्या इसमें हीट का फ्लो होगा? नो नो सर। सर। नहीं होगा। और अगर मैं इस एंड को हाई कर दूं, इस एंड को लो कर दूं जैसा अभी है, तो हीट का फ्लो हमेशा किधर से किधर होगा? इस साइड, हाई टू हाई लो। टू लो। हाई टू। और यहाँ भी वही कुछ हो रहा था। मतलब कुछ ना कुछ ये इससे कनेक्टेड है। और जैसे यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इसका टर्मिनल पोटेंशियल था, टर्मिनल पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे यहाँ पे इसका इसका क्या है? टर्मिनल टेम्परेचर है। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है? कई जगह पे कई बुक में आप इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी के नाम से भी देखोगे, तो वहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वो सेम लेंथ की बात कर रहा है। बात समझ आई? तो अब हम इसे रिलेट करते हैं किसके साथ? सर हाँ, सर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही रहेगा या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा? ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखो dQ/dt ये टाइम डिपेंडेंट है। सर अगर हम मतलब टेम्परेचर चेंज ना करें और उतना ही हीट फ्लो करता रहे तो भी तो सेम ही होगा ना? नहीं, क्यों सेम होगा? अब देखो ये जो आप बोल रहे हो यही एग्जांपल आपका यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आगे हम पढ़ेंगे। हम देखो सिंपल सी बात बता रहे हैं, ये पर सेकेंड हीट का फ्लो कह रहा है। अब हमने बहुत गर्म चाय ले ली, 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, समझना बात को, 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, अभी इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, हमने मेजर किया। अब ये पर सेकेंड हम उसको काउंट कर रहे हैं, लगातार उसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे यहाँ पहुंचेगा, मान लो ये 70 डिग्री सेल्सियस है, तो मे भी हो सकता है 70 से 80 आने में इसे 3 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो यहाँ पे यस चेंज सर। है वो कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। किसके लिए? पर सेकेंड के लिए। तो ये इसकी बात हो रही है कि एक टाइम पे जो रेट ऑफ फ्लो है कुछ डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर 70 है तो 70 बना रहेगा, 50 है तो 50 बना रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सर मतलब अनइक्वल ट्रांसफर ऑफ हीट, लाइक हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट नहीं हो रहा है। हाँ, इसके स्टडी स्टेट के पहले और बाद में। यस सर। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही वो स्टडी स्टेट में आएगा, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कैसा हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। ठीक है? आप ऐसा समझो कि एक रोड है और उस रोड पे अलग अलग जगह पे ट्रैफिक है, अलग अलग तरीके से। कई जगह पे लोगों की डेंसिटी 10 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है, और आप उसे पार करते जा रहे हो, तो हर एक डेंसिटी में क्या आपकी स्पीड सेम रहेगी? नो सर। अब उसके बाद एक ऐसी रोड मिली कि एक बंदा नहीं, थोड़े टाइम के लिए, तो आपकी उस बीच की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट। मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं, कांस्टेंट। यस सर आप कांस्टेंट। 60 से जाओगे तो 60 ही रखोगे। 30 भाई, हो सकता है कोई बंदा बहुत स्लो आराम से चलना पसंद करता हो,
कोई बंदा हो सकता है 120 बिल्कुल देखा कोई बंदा नहीं है, उसने जो है ना स्पीड बढ़ा दिया, तो वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ जो भी जिस भी स्पीड पे करेगा वो उसी स्पीड को मेंटेन रखेगा। मतलब वो जो बीच की स्टेज हुई वो कैसी हुई उसकी, वो स्टेडी स्टेट हुई, इक्विलिब्रियम की स्टेज हुई। उस टाइम पे जो रेट होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? नो। चलो अब हम आते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ओ, देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ याद है? सर स्टॉपिंग यस पावर सर। किसी चीज को स्टॉप करने की। हाँ, मींस कोई भी फ्लो है, उस फ्लो की बात करते हैं। तो ये अभी मैं पहले आता हूँ आपके 10th पे। 10th में आपने ओम्स लॉ से पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये आपका ओम्स लॉ है ना? यस सर। दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I, करेक्ट? यस यस सर। सर। क्या I इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V? नो सर। नो या सर। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा चलो रीजन बताओ क्यों। सर वोल्टेज तो हाई ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन सर रेजिस्टेंस वोल्टेज जो है वो वोल्टेज अब वो करता है, मतलब वोल्टेज की वजह से मतलब वोल्टेज जब प्रोवाइड करे तब करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने से वोल्टेज नहीं बनता है ना। अच्छा, क्या हम लोगों ने मतलब हाँ। मैग्नेटिज्म में ऐसा पढ़ा नहीं है, इंडक्शन एक ईएमएफ हाँ प्रोड्यूस होता है? हाँ फिर सर, बट वो तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है ना। हाँ बट हाँ वोल्ट, हाँ वो भी प्रोड्यूस होता है, हाँ हाँ। वो फिर वोल्ट मीटर भी प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ये भी है, बच्चे कभी इसको ना मत सर बोलना। हाँ करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस में जनरेट होता है ना, अगर तो बिल्कुल, पोटेंशियल। यहाँ पे जो टर्म आता है ना वो टर्म दूसरा हो जाता है। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसका यहाँ पे भी यूज आएगा। अब देखो जब हम बात करेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू V, उस केस में जो कांस्टेंट बनेगा I इज इक्वल टू, उस कांस्टेंट को कहते हैं हम C इंटू V। और इस C की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो C है वो आपका 1/r के इक्वल होता है। C को कहते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ resistance. The reciprocal of resistance is always known as conductance. कोई मटेरियल कितना रजिस्ट कर रहा है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई मटेरियल कितना कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो C इज इक्वल टू, अगर I अपॉन आर आप पुट कर रहे हो तो I अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन V। तो देखो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से फिर से आपको V इज इक्वल टू आई आर मिल गया ना। क्या ये ओम्स लॉ नहीं है? यस सर। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। चलो अब हमारा मतलब ये नहीं था, वो तो बस याद आ गया मुझे, तो मैंने पूछ लिया। हमें यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ना है, थर्मल रेजिस्टेंस। इसे डिनोट करते हैं हम आर एच से। आर एच मतलब थर्मल, एच मीन्स हीट। अब देखो यहाँ पे आर एच का मतलब, जो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू मिल रहा है वी अपॉन आई। वी मतलब ड्राइविंग फोर्स, आई मतलब करंट। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ भी आर एच का मतलब क्या होना चाहिए था, ड्राइविंग फोर्स अपॉन करंट। अब ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया इससे पहले, टेम्परेचर डिफरेंस टी एच माइनस टी सी। और करंट कौन सी है, हीट करंट। हीट करंट मतलब the rate of change of the rate of flow of heat means dq by dt। तो एक और हमें फॉर्मूला मिलता है आर एच का,
जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा टी अपॉन डी क्यू बाई डी टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी। सही है, समझे कि नहीं? यस Yes, sir. सर। अब देखो बच्चे, अभी आपने देखा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, आपने अभी देखा है के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को, इस वैल्यू से, या चलो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, या टी, दोनों काम कर सकते हो आप। यहाँ से चाहे डेल्टा टी फाइंड कर लो, चाहे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या करें बताओ, जो कहो वो कर देते हैं। वैल्यू पुट कर देते ना, सर कुछ कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी हाँ। कैंसिल होता। देखो चलो इसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल, तो ऊपर चला गया एल। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट, आपको यहाँ से क्या मिल गया, आर एच इज इक्वल टू एल अपॉन के इंटू ए, ये मिल गया आपको फॉर्मूला। अब देखो एक बात बताओ, अगर k कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अभी हमने इससे पहले बात की थी, हाँ या ना? यस सर। यस Yes. सर। अब अगर मैं 1 अपॉन के को भी तो एक कांस्टेंट मान सकता हूं, मैं कह सकता हूं लेट 1 अपॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट, कह सकता हूं। अगर ये क्या कहा मैंने, तो आर एच इज इक्वल टू क्या बना, एल अपॉन ए। क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? सर ये रेजिस्टेंस का वो है, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से प्रॉपर्टीज इनवर्सली है एरिया पे। रेजिस्टेंस। यस, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में क्या आया था, रजिस्टिविटी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 अपॉन के। और रजिस्टिविटी में भी आपने वहां पढ़ा था कि रजिस्टिविटी रो इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन के, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। याद आया? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? न्यू है। यस सर। यस सर। तो आपके लिए ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा करंट का बिहेवियर था, वैसा ही यहाँ पे हीट का भी बिहेवियर मिला। ये मिल गया आपको दूसरा फॉर्मूला। अब इसमें आपको एल, के और ए पता हो तो आप थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है जो करंट में था, तो वहां पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ा था, यस सर। तो उसको भी ये फुलफिल करना चाहिए इसे। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने यहाँ पे दो मटेरियल लिया अलग अलग। एक मटेरियल लिया मैंने ये, और कहा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसका जो एरिया है वो है A, इसकी जो लेंथ है वो है L। और दूसरा मटेरियल मैंने लिया इसी के आगे, ये, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, ये भी L है, इसका भी एरिया A है। तो इस केस में इनकी जो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? अब देखो आपको पता है रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा नेचर होता है किसका, कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब था तो
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी सीरीज में लगाने पे? सर इंक्रीज कर रही थी रेजिस्टेंस की वैल्यू। हाँ, कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर रही थी, तो यहां पे क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना? और वहां पे पैरेलल में क्या हो रहा था? पैरेलल में डिक्रीज कर रही थी, तो यस पैरेलल सर। की प्रॉपर्टी यहां मिल जाएगी इसे। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट के होगा के इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू होगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट बिहेवियर रखता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब इसका ये जो है इसे आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको ये बात याद हो जाती है तो, क्योंकि प्रूविंग कहीं नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी। तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, घटती है? तो सर कंडक्टिविटी घटती इंक्रीज है। करेगी। घटती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब हमने फिर से दो मटेरियल लिए, वही दोनों लिए K1 और K2 जो ऊपर थे, और उन्हें हमने पैरेलल में लगा दिया। अच्छा, एक बात और समझो यहाँ पे। अब अगर हमें इसको निकालना होगा तो मैं एक प्रोसेस तो बता ही देता हूँ तुम्हें कि तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ये एक इस एंड पे एक टेम्परेचर है इसका T1, इस एंड पे इसका टेम्परेचर है T2, और ऐसा करने पे इस बीच का टेम्परेचर हम फाइंड कर लेंगे। हमने कह दिया ये है T, या चलो T0 मान लिया। कैसे? स्टडी स्टेट में जो फ्लो ऑफ हीट होगी वो कैसी हो जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगा K1 के लिए, एक बनेगा K2 के लिए, हाँ या ना? सर तो मतलब इसमें इस कॉम्बिनेशन में जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो मतलब आर मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस प्लस इसका थर्मल रेजिस्टेंस टोटल हम्म का। हम्म उससे भी निकाल सकते हो। देखो वहां पे एक 1/K1 1/K2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल में होगा। देखो ऊपर ये रहा, ठीक है ना? कर लोगे यस या सर। नहीं? सर अभी आप इस पे एक न्यूमेरिकल दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर बीच वाला निकालने का और रेजिस्टेंस। चलो मैं यहीं से करता हूँ। मैंने माना कि इसका थर्मल इक्विवेलेंट बहुत सिंपल सा है बच्चे, मैं एक जुगाड़ू विद्या से सिखाता हूँ आपको। R1 प्लस R2 होगा, यस और नो? सर हो जाएगा ये, सर हो अब जाएगा हो ये। जाएगा। हाँ सर हो जाएगा अब ये। देखो इसकी वैल्यू तुम ऐसे के इक्विवेलेंट में लिख लोगे, और तुमने मान लिया कि इस पूरे की जगह पे एक दूसरा है, तो A/L कट जाएगा, तुम्हें सीधे मिल जाएगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। यस सर। अब एक दूसरा जो मेथड है, ये जो है मैं बता रहा था, ये आपके एनसीईआरटी में शायद गिवन है, शायद, कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग देख लेना। ट्रेडिशनल मेथड है, इस पे न्यूमेरिकल में करा दूंगा, वहां से आपको मैं एक बार समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? अभी जब न्यूमेरिकल पे आएंगे, अभी समझ लो K1 के लिए, K1 के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट होगी वो क्या होगा? dq/dt इज इक्वल टू K1 A T1 माइनस T0 अपॉन L। और K2 के लिए क्या होगा? dq/dt इज इक्वल टू K2 A T0 माइनस T2 अपॉन L। अब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल यस ऑफ सर। कंटिन्यूटी।
अब टी नॉट फाइंड हो जाएगा। अब जब टी नॉट निकल आएगा तब आप इसका इक्वेशन बना के दोनों को ऐड कर दोगे आर एच के लिए। अब आर एच का फॉर्मूला ऊपर हमने ले रखा है इन टर्म ऑफ डी क्यू बाई डी टी, फिर उसको सॉल्व करेंगे हमें यही रिलेशन मिलेगा। तो आप चाहे इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, दोनों सेम आएगा। अच्छा ठीक, अब आते पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अभिनव समझ में आया बच्चे? यस सर। अब देखो यहाँ पे बाकी तुम लोगों को बेटा समझ में आया कि नहीं? बाकी लोग भी एक बार फटाफट बता दो। यस सर। यस सर। ठीक, अब मैंने कहा इसकी कंडक्टिविटी है K1, इसका भी सेम प्रिंसिपल। अच्छा एक बात और देखो, एक और बात समझने वाली है, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी देखो, ये सेम चीज, एरिया ए ही है दोनों का, लेंथ दोनों की L सेम ही है। इस केस पे भी इधर का टेम्परेचर हम मान लेंगे T1, इधर का टेम्परेचर मान लेंगे T2 और दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस मीन्स दैट K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंक्रीजेस। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या होगी, ये इंक्रीज कर जाएगी। और ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में ये डिक्रीज कर गई थी। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जो हीट का फ्लो होगा, मैं मानता हूं ये लाइन से हीट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 4 लाइन जा पा रही है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मैं 4 इसमें बनाऊं 4 इसमें बनाऊं तो 8 लाइन जा रही है। तो यहाँ पे उसका फ्लो फास्ट है कि यहाँ पे उसका फ्लो फास्ट है? सर कहाँ पे? इस पैरेलल वाले में फास्ट है। हाँ, पैरेलल वाले में फास्ट है, इसीलिए के इक्विवेलेंट देखो तुम्हारा इंक्रीज कर गया, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा वो कंडक्ट करे हीट को। और ये वाला देखो इसका कम है, समझे कि नहीं? यस सर। तो ये थी आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ बताओ। सर कि जो के इक्विवेलेंस है इसका जो एडिशन है, अब वो सर इसका मतलब वो नहीं आ रहा, मतलब हाँ थ्योरी में है बट मतलब वो ये नहीं पता चल रहा कि हाँ एक्चुअल में क्यों रहा है ये। तो क्यों नहीं पता चल रहा? सर पता नहीं सर, मतलब चलो थ्योरी देखो जैसा देखो लग देखो, रहा है ये। नहीं थ्योरी जैसा नहीं है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी थी, समझो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी थी, यहाँ पे कितनी है, 4 है ना। हमने कहा 4 लाइंस हैं, तो 4 लाइंस मतलब क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ये इसकी इंटेंसिटी है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, और नीचे वाले में भी 4 आ रहा है, और इनको हम ऐड करेंगे तभी तो टोटल लाइन पता चलेगी कितनी पास हो रही है। तो देखो ऐड हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन। तो लगातार हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को। अब एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इस न्यूमेरिकल को करिए और बताइए। देखो इस क्वेश्चन में 2 मेटेलिक क्यूब दिया हुआ है, एक है ए और एक है बी। इसकी कंडक्टिविटी 300 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस और इसकी कंडक्टिविटी 200 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। और इसको एक साइड 100 डिग्री सेल्सियस और एक साइड 0 डिग्री सेल्सियस के रिजर्वायर से कनेक्ट किया गया है। देन आफ्टर स्टडी स्टेट इस इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, मीन्स टी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है।
तो देखो सिंपल सी बात है, स्टेडी स्टेट में So 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब dq बाई dt का रेट इसके लिए a के लिए और dq बाई dt का चेंज b के लिए कैसा होगा? सेम होगा। आप कह सकते हो यस सर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग से। इज इक्वल टू dq बाई dt एट b। अब इसका यूज करो और फटाफट आंसर निकाल के बताओ मुझे सारे लोग। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, t इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल सा था। अब देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इस पूरे चैप्टर में। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। एक तो डी क्यू बाई डी टी, इसे हम एच भी कहते हैं, हीट, एच से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल होती है। अब देखो आपके पास ये सारी चीजें गिवन होंगी, एक पूरा फिगर ही प्रॉपर वे में बना के देता है। ठीक है, अब इसमें इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, हो जाएंगे। सर इस बेस पे पूछ रखे हैं जेई में क्वेश्चंस काफी। हाँ, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो के को कहेगा जो सिस्टम है हमारा, वो हो सकता है सीरीज में हो सकता है पैरेलल में हो। तो वहां पे हम के इक्विवेलेंट का यूज करेंगे। तो हम वहां पे H इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल। अभी जितने भी आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर रखे हैं। लास्ट डे पे सारे एक साथ बैठ के हम लोग कर लेंगे। ठीक है जैसे कैलोरीमेट्री में किया था हम लोगों ने। ठीक है बच्चे, सही है। ओके सर। यस सर। हम्म, अब इसके अलावा जो अगला एक था टॉपिक वो था आपका आर एच, वो फॉर्मूला एल अपॉन के ए। बस यही दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहला क्या था? कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोगों ने ए टू जेड सब कुछ पढ़ लिया। अगला अब आता है कन्वेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना। कन्वेक्शन। देखो इस टॉपिक में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, बहुत सॉलिड है। तो बहुत ध्यान से समझना और फील करना, अगर कर पाना तो। नहीं कर पाना तो बताना, मैं दोबारा कराऊंगा फील, क्योंकि ये फील करने वाला ही टॉपिक है। मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने ये कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के। हमने कहा ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से पूरे इसमें फिल है। ठीक है, इसलिए नीचे का बॉटम दिखा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझाना है आपको। बाकी तो ये इस तरीके से पूरे फिल है इसमें। और जितने भी जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो कन्वेक्शन फिनोमिना है, ये बेसिकली लिक्विड और गैस इनके लिए होती है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को हीट देना स्टार्ट किया। डी क्यू क्या होगा?
सारे मॉलिक्यूल्स हीट लेना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से हीट लेगा, और जैसे हीट लेगा इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम की इंक्रीज करते ही इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो ये सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल बीच में नहीं है, बीच में मॉलिक्यूल है। तो इसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो टकराते हुए उनसे लड़ता हुआ कुछ यहाँ तक पहुंच गया, ऊपर यहाँ तक आ गया। ऐसे ही मान लिया ये मॉलिक्यूल भी हीट लिया इसने, और ये भी ऊपर की ओर ऐसे लड़ता हुआ सबसे यहाँ तक आ गया। अब भाई अगर ये कोलिजन के थ्रू आया, अगर ये कोलिजन सबसे कोलिजन करता हुआ ये ऊपर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस स्टेज पे आके इसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, मैं ये मानता हूँ कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपने ऊपर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करता हुआ ऊपर आ रहा है। यस और नो? और ऐसा होने पे बच्चे समझ में आ रही है बात? ऐसा sir. होने पे ये जो दो पॉइंट हैं ये कैसे हो गए, वैकेंट हो गए, खाली हो गई जगह। और जैसे ये खाली जगह हो गई तुरंत यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ ये एक स्टेट है और एक स्टेट ये है, तो यहाँ से पार्टिकल को यहाँ आने में एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए उसे कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो लेवल है वो कैसा है, सेम है, सेम हाइट पे है। समझ रहे हो ना बात को? तो होगा क्या कि जैसे यहाँ से ये मॉलिक्यूल ऊपर आए और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल गई, वैकेंट सीट मिल गई, तुरंत इसके बगल वाला क्या किया, इसकी जगह पर आ गया, इसकी जगह ले लिया। ऐसे इसके बगल वाला क्या किया, इसकी जगह ले लिया। अब ये वाला खाली हो गया। ऐसे करते 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 एक यहाँ से करंट बन जाती है इस तरफ की ओर। ये सारे मॉलिक्यूल लगातार इस साइड की ओर आते रहते हैं, वैकेशन की तरफ आते रहते हैं, जहां जहां पे वैकेंट सीट हमें मिल रही है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, ऐसे करते करते ये वाली सीट भी खाली हो जाएगी, ऐसे करते करते ये जगह भी खाली हो जाएगी। तो ऐसा करने पे जैसे ये वाली जगह खाली होगी, तुरंत ये क्या करेगा, ये ड्रॉप हो जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि अब इसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं, इसे वर्क करने में कोई भी मेहनत नहीं लगने वाली, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी तब चाहिए होती है जब वो किसी चीज को रजिस्ट करता है, जब उसे कोई चीज खींच रही होती है तो नहीं चाहिए होता। ऐसे ही यहाँ वाला जो ऊपर मॉलिक्यूल होगा वो भी यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये जो इसके लेवल के इलेक्ट्रॉन है वो सारे भी किधर आएंगे, नीचे की ओर आना स्टार्ट करेंगे। और जब नीचे की ओर आएंगे तो हमने कहा इसके बगल का मॉलिक्यूल किधर चला गया, इधर चला गया। इसके बगल का मॉलिक्यूल किधर चला गया, इधर चला गया। और ये जो है मॉलिक्यूल ये कहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। ऐसा करते करते एक साइकिल बन रही है। इस साइकिल को कहते हैं, या इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, और इस करंट को कहते हैं हम कन्वेक्शन करंट। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट। और ये जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर के फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन। ठीक है। और जो करंट बनती है, ये जो करंट बन रही है, हीट का जो फ्लो है, इसे कहते हैं हम कन्वेक्शन करंट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हम कन्वेक्शन करंट? बच्चे सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट होता है वेदर का चेंज। आप देखते हो ना कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि मानसून आना,
एक टाइम पे होता है। क्यों, हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये मानसून आ रहा है, या हम देखते हैं कहीं पे तूफान आ गया। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, क्लाइमेट का चेंज किसकी वजह से होता है, वो इसी फिनोमिना कन्वेक्शन की वजह से होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, किसी को आइडिया है? बच्चों, किसी के पास आइडिया है क्या? सर ऐसे प्रॉपर आइडिया नहीं है, बस मैं गैस कर सकता हूँ क्या हो सकता है। ओके, चलो वेट करो, मैं बता रहा हूँ। हमने कहा ये एक सी लेवल है, और सी लेवल के इस साइड लैंड मास, चट्टान, कुछ भी आपने ये मान लिया ये है, ठीक है ना। मैंने कहा ये है आपका लैंड मास, रॉक, जो भी आप कह लो, और ये है आपका सी। तो एट अ डे टाइम क्या होता है, सन से रेडिएशंस नीचे आते हैं, और रेडिएशन के आने की वजह से सबसे पहले, भाई आपको पता है लैंड मास या रॉक, जो भी आप कह लो, ब्रिक, इन सब की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो वाटर के मुकाबले कम होती है, और वाटर के मुकाबले कम होने की वजह से ये सबसे जल्दी गर्म कर लेता है, और सबसे जल्दी गर्म होता है तो यहाँ से सबसे जल्दी पार्टिकल ऊपर की ओर निकलते भी हैं। मतलब इस सरफेस से जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी पाके क्या होंगे भाई, जैसे एनर्जी मिली उन्हें, उनका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से वो क्या आएंगे, सतह के ऊपर आएंगे। जो भी हमारा लैंड मास है, रॉक है, उसके सतह के ऊपर आएंगे, और ऊपर आते ही वो क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब जैसे ये सारे पार्टिकल यहाँ से एटमॉस्फेयर में गए, ये सारी सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, खाली हो गई। और सीट के खाली होते ही इसके अलग अलग लेवल पे जो भी पार्टिकल थे, मान लो यहाँ पे ये सी पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, इसकी जगह यहाँ वाला ये ले लेगा। ऐसे ही एक करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है, और जैसे जैसे ये हिस्सा खाली हुआ करता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर से जो पार्टिकल हैं वो इसकी जगह लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एक सिस्टम मिलता है, एक हमें इस तरीके से दिख रहा है कि ये लगातार एक साइकिल बना रहा है, और इस साइकिल में जो विंड है जो विंड फ्लो कर रही है, वो किधर से किधर फ्लो कर रही है, इन अ डे टाइम, इन अ डे टाइम। भाई ये जो देख रहे हो ना, ये एक तरीके से हवा ही है, हवा का फ्लो, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। इन अ डे टाइम, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ हीट टुवर्ड्स land mass from sea level या सी। समझ में आई बात, कि अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में इस कंडीशन में हमारा जो ये जो सिस्टम है, इधर का जो बॉडी है वो कैसी है, हॉट बॉडी, और इधर की कोल्ड बॉडी एक तरीके से हो गई। अगर हमने इसे बोला तो कोल्ड बॉडी की तरफ से हॉट बॉडी की तरफ ये विंड का फ्लो हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हीट का फ्लो हो रहा है। यस और नो? सर और इसमें ऑपोजिट प्रोसेस है। कैसे? सर आपने यही अभी लिखवाया, इन अ डे टाइम फ्लो ऑफ हीट इज टुवर्ड्स लैंड मास फ्रॉम सी। अगर सी कोल्ड बॉडी है और लैंड हॉट बॉडी है तो कोल्ड से हॉट, मतलब फिर तो टेम्परेचर कम हो रहा है। बट हमने जो पढ़ा है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, तो टेम्परेचर तो फिर उसका बढ़ना चाहिए, क्या मतलब हाँ।
क्या चीज, फिर से बोलो जरा, टेम्परेचर बढ़ने की बात कब से हो गई? यहाँ नहीं पे नहीं सर, कन्वेक्शन जैसे करंट की बात हो रही है। यस सर, हम्म, तो मतलब यहाँ से कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट का ट्रांसफर होना चाहिए ना। बच्चे वो तो देखो ये मोड डिफरेंट है ना, ये कंडक्शन थ्रो ना है, ये कन्वेक्शन है। आप कंडक्शन की बात कर रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ट्रांसफर ऑफ हीट के अलग अलग मोड है। आप दोनों को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ सॉलिड में होता है। और ये फिनोमिना आपकी गैस और लिक्विड में होती है। अब देखो ये जो ऊपर हमने जो चीजें पढ़ी थी, ये जो मैंने यहाँ पे आपको कन्वेक्शन का एक प्रोसीजर बताया, समझाया, क्या इसी प्रिंसिपल को यहाँ हम यूज नहीं कर रहे हैं? यहां से पार्टिकल यस क्या सर। होंगे भाई, सबसे ज्यादा हीट अप होंगे, इससे जल्दी हीट अप होंगे। तो जो पार्टिकल लेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर लेयर है उसमें जो जा रहा है वो किधर से जा रहा है? वो हॉट बॉडी मींस लैंड मास की तरफ से जा रहा है। तो जो विंड का फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? सी से इस साइड की ओर होगा, लैंड मास की तरफ। कब? डे टाइम में। अब नाइट टाइम में देखो क्या होता है, ये चीज आप फील भी करते हो, ऐसा नहीं फील करते हो। अभी मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप सारे लोग जानते हो। इन नाइट, अब देखो जब आसमान में जो सन है वो नहीं है, उस केस में क्या होगा? अब इसका जो आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है और उसके मुकाबले बाकी सबकी कम होती है। तो जो लैंड मास है ये सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, मतलब सबसे जल्दी क्या, वाटर के मुकाबले ठंडा हो जाएगा। सबसे जल्दी की बात नहीं है, सबसे मतलब ये अभी अ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब नाइट होगा, नाइट के टाइम में ये जो बॉडी होगी रॉक हमारा लैंड मास, इसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कम होगा। हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर होने की वजह से मैं इसे कोल्ड बॉडी बोल सकता हूं। ठीक है। अब ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू लैंड इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा नहीं होगा तो हम इसे कह सकते हैं ये कैसा, इसका टेम्परेचर हाई विद रिस्पेक्ट टू रॉक। और ऐसी सिचुएशन में हम इसे हॉट बॉडी कह सकते हैं, हॉट बॉडी। और ये आपका क्या है, सी। तो इस केस में नाइट के टाइम में जो पार्टिकल होंगे हमारे सी के, वो क्या होंगे, वो एनर्जी पाकर ऊपर की ओर, भाई उनका वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से वो जब उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो ऊपर की ओर रेडिएट करेंगे। और जब ये ऊपर की ओर रेडिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी, वैकेंट सीट। तो यहाँ से पार्टिकल आपके सरकते हुए इसकी जगह ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? और एटमॉस्फेयर से इसकी जगह पे पार्टिकल आते रहेंगे। तो रात के टाइम पे जो हमारा फ्लो होता है कन्वेक्शन करंट का, वो किधर होता है, लो बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, मतलब लैंड मास से सी की तरफ। समझ में आ रही है बात? इन नाइट फ्लो ऑफ कन्वेक्शन करंट, फ्लो ऑफ convection current towards C from landmass। अब देखो इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब हमारे
अक्सर देखते हो ना कि ठंडक और जो गर्मी लगातार पड़ती है, हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 6 महीने, मतलब आप ऐसा समझो कि मैं 12 महीने को 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। तो 6 महीने हमारे इंडिया में ठंडक होती है, 6 महीने गर्मी होती है। मतलब सन जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो आधा पोर्शन जो नॉर्दर्न ग्लोब होता है, ग्लोब में, वो 6 महीने के लिए गर्म होता है और 6 महीने के लिए ठंडा होता है। तो जब 6 महीने के लिए ठंडा होगा या 6 महीने के लिए गर्म होगा, तो दोनों केस में जो हवाएं फ्लो होती है, जो विंड का फ्लो होता है, वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका फायदा यहाँ से चीजों को यूरोप ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प मिलती थी पहले के टाइम में। पहले के टाइम में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सिल्क रूट। नाम सुना है क्या? यस सर, यस Yes, तो सर, यस, जो चाइना से जो स्पाइसेस और सिल्क सिल्क इंपोर्ट होती थी। ट्रांसपोर्ट होते थे। हाँ, तो वो जो सिल्क रूट होती थी, वो उसका नाम सिल्क रूट क्यों दिया गया पता है? इंडिया से वो सिल्क ट्रांसफर होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी यूरोप में। और वो हमेशा कब होती थी? जब विंड इधर लैंड से, मीन्स हमारे इंडिया से किधर की ओर मूव कर रहा हो, यूरोप की तरफ मूव कर रहा हो, उस टाइम पे ये लोग इंडिया से निकलते थे और अपने मसाला सब कुछ पैक वैक करके वो पहुंचते थे कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप से जो चीजें लानी होती थी, वो 6 महीने के बाद, भाई उस टाइम पे तो उतना हमारे पास डीजल पेट्रोल और इतनी सुविधा नहीं थी, तो वो तिपाल बांध के, जो पाल होती है जो नाव में बनती है विंड के लिए, विंड से जो फ्लो मिलता है जिसे, उसे बांध कर वो जाते आते थे। वाली क्या जैसे चीज? सेल करते हैं, सेल हाँ, करते हैं जिससे। हाँ, तो वो तिपाल बांध कर वो लोग जाते थे। और जब उधर से फ्लो इधर आता था, मीन्स इधर का टेम्परेचर आपका, देखो हमेशा किधर से किधर फ्लो है, हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो बन रहा है। मतलब जब भी हम ठंडक से, हमेशा हमें सामान किधर से किधर लाना होता था? ठंडक से गर्मियों की तरफ लाना होता था। मतलब हम उधर ठंडक से निकलते थे और इधर पहुंच जाते थे, इधर गर्मी होती थी 6 महीने में, क्योंकि हमारे पास उतना ईंधन नहीं होता था, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो ये कन्वेक्शन करंट उस टाइम पे हमारी बहुत हेल्प करता था। इसीलिए उस रूट को कहा जाता है सिल्क रूट। यहाँ से ठंडक में लोग निकलते थे और उधर जब ठंडक पड़ती थी तब उधर से वापस आ जाते थे। तो इस करंट का बहुत ज्यादा यूज है हमारे एटमॉस्फेयर, सर, हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में। हाँ बच्चे, सर यही रीजन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का भी होता है। अभी और क्या मैं आगे बताने वाला हूँ अभी आपको। हाँ अब आपको, सर, वो आप पता है एग्रीकल्चर के लिए हम कहते हैं ना, या फिर आप ऐसा समझते हो कि इस जगह पे तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा जो है ना तूफान, अलग अलग नाम से आ रहा है, आप सुनते हो, उड़ीसा में सबसे ज्यादा आता है। जो भी सी कॉर्नर्स होते हैं वहां पे खतरा ज्यादा होता है। और कहते क्या है कि इसका अनुमान कैसे लगाते हैं? अभी कल परसों, मतलब लास्ट लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर ठंडक में टेम्परेचर डेंसिटी बढ़ कैसे जाती है? उसका भी आंसर तुम्हें यहाँ मिल सकता है, समझ पाओ तो। अब देखो, जब भी गर्मी आ रही है, समझना बात को, जब भी गर्मी आ रही है तो पार्टिकल क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर चले जा रहा है, हो रहा है ना, हीट की वजह से, थर्मल की वजह से। तो पार्टिकल के ऊपर जाने की वजह क्या है? टेम्परेचर का चेंज। और टेम्परेचर की वजह से जब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर कम हो जा रहा है। अब प्रेशर कम कब होगा? हमेशा गर्मियों में होगा। अब प्रेशर जब कम होता है तभी इधर से एयर इस साइड आ रहा होता है, इधर से एयर इस साइड आ रहा होता है, और दोनों आपस में टकराते हैं। तो टकराते तो एक बवंडर का एक फॉर्मेट लेते हैं और वो एक तूफान बन जाता है। तो जो आप देखते हो ना कि अक्सर आप लोग देखो मैप में जो जियो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग एक पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इस टाइम पे इस जगह से ये तूफान निकलेगा। कैसे? वहां पे वो उसकी प्रेशर को देख लेते हैं कि किस जगह पे प्रेशर की वैल्यू सबसे मिनिमम है। जहां पे प्रेशर की वैल्यू सबसे मिनिमम, मतलब वहां पे हॉटनेस सबसे ज्यादा, और हॉटनेस सबसे ज्यादा, तो वहां पे वो बवंडर बनने के
चांसेस सबसे ज्यादा, तो उनको उस चीज से अनुमान मिल जाता है। और वही क्लाइमेट, इसीलिए तो कहा जाता है कि मई जून में गर्मी का पड़ना बहुत जरूरी है अर्थ के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारी खेती के लिए। जब तक वो गर्मी पड़ेगी नहीं तब तक मानसून नहीं आएगा। मानसून भी तभी आएगा जब गर्मी होगी। भाई यही सारे जो आप देख रहे हो हवाएं, जो क्लाउड है वो पानी भर के आएंगे और वो यहाँ पे हमें हमारी खेती के लिए बारिश करेंगे। किसकी वजह से? इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से। जब गर्मी पड़ेगी नहीं तो उधर से हवाएं क्यों इधर आएंगी? जो क्लाउड है वो क्यों इधर आएगा? समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं? यस सर। तो ये जो कन्वेक्शन करंट है ये सिर्फ और सिर्फ करंट नहीं है, ये बहुत चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे खेती के लिए इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। और इसीलिए ठंडक में भाई देखो, अगर मैं बात करूं पार्टिकल की, पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ठंडक में क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे गैदर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, प्रेशर उसका बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ठंडक में एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और गर्मियों में कम हो जाता है। जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना, तुम्ही ने 36 क्वेश्चन पूछा था शायद, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो ये था हमारा कन्वेक्शन करंट, और इस फिनोमिना को कहते हैं कन्वेक्शन। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसी हिसाब से आते हैं। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप देख रहे हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक पे और कुछ नहीं है जो आपको समझना हो। सिर्फ एक बात याद रखना कि ये सारे के सारे जो फ्लो हैं वो आपके कैसे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, पूछेगा। ठीक है, याद रहेगी बात। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब इसके बाद अगली बात आती है ट्रांसफर ऑफ हीट में रेडिएशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट मींस कल पढ़ेंगे। ठीक है।